गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हिंदी मीडियम। आप लोग जानते हैं कि अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, और जो कि लगभग कंप्लीट होने पर है, जिसमें हमने हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे थे और एक हमने पूरी कर ली। 3 प्रकार की थी। पहली हमने कंप्लीट कर ली, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरी है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और तीसरी होती है धातुओं के साथ अभिक्रिया। सिर्फ इतना ही है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज अपन इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, हेलो एरिन जो है, अगर अपन इसका सबसे पहले अनुनादी संरचनाएं देखें तो आप देखेंगे कि हेलोजन के ऊपर जो है 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जो वो आसानी से दे देता है बेंजीन रिंग के अंदर, जिसकी वजह से हेलोजन के ऊपर धनायन आ जाता है। और ये जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में यहाँ पे बन जाते हैं, तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर आ जाएंगे इस कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से इस कार्बन पे ऋणावेश आ जाता है। फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये अंदर जाके बॉन्ड बनाता है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो बाहर आकर के कार्बन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में आ जाता है। फिर ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अंदर जाकर के बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये बाहर आकर के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। फिर ये जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस तरफ अंदर जाकर के बॉन्ड बनाता है पाई बॉन्ड, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट करके इलेक्ट्रॉन के रूप में हेलोजन के ऊपर आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जा रहा है। ऑर्थो और पैरा स्थिति किसकी वजह से? इस हेलोजन की वजह से, जो हेलोजन ऑलरेडी लगा है। जो एक हेलोजन लगा है वो ये डिसाइड करता है कि कार्बन बेंजीन की बाकी 5 स्थितियों पर क्या क्या आएगा, ठीक है, या बाकी 5 स्थितियों को हम क्या कहेंगे। इस हेलोजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो 2 पास वाली पोजीशन है, स्थितियाँ, इन्हें हम ऑर्थो कहते हैं। उसके जस्ट बाद वाली मेटा कहलाती है, और जस्ट सामने वाली जो पोजीशन है वो क्या कहलाती है? पैरा पोजीशन कहलाती है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ये इसके अंदर 4 प्रकार की अभिक्रियाएं आती हैं। एक आती है हेलोजनीकरण या हेलोजनन, दूसरी है नाइट्रीकरण, तीसरी है सल्फोनेशन, और चौथी होती है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी फर्दर और 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी 2 और भागों में इसको बांटा गया है, फ्रेडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रेडल क्राफ्ट एसिलीकरण, ठीक है। और हमने ये देखा कि ये जो हेलो एरिन है ये ऑर्थो और पैरा निर्देशित होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है या इलेक्ट्रॉन स्नेही हम बोल सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा तो वो कहाँ होगा? ऑर्थो या पैरा स्थिति पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पैरा पर ही मिलेगा। अगर हम अनुनादी संरचनाएं देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि हेलो एरिन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही मिलता है। इस वजह से जो भी आने वाला या नया आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है या इलेक्ट्रॉन रागी है, वो कहाँ पर अटैक करेगा आकर के, या कहाँ पर आक्रमण करेगा? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा। इसका मतलब हेलो एरिन जो है वो क्या है? ऑर्थो पैरा निर्देशित होता है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। देन अनुनाद के कारण अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो, ये यही चीज़ जो है देखिए यहाँ पर लिखी हुई है कि अनुनाद के कारण मेटा स्थिति की तुलना में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे करेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो है वो ज़्यादा आसानी से नहीं होता। उसका कारण क्या है कि हेलोजन की एक प्रवृत्ति होती है कि हेलोजन के ऊपर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप देखिए 3 यहाँ पर आप देखेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, तो वो आसानी से दे तो सकता है, लेकिन हेलोजन की विविधता ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ये इस बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉनों को वापस भी खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन हम कहें कि इलेक्ट्रॉन खींचने की जो प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति, जिसको हम कहते हैं -I प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है इंग्लिश में, और उसको हम शो करते हैं, इसका सिंबल होता है I। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो -I, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +I। तो इसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, यानी -I प्रभाव। उस -I प्रभाव की वजह से जितना इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पैरा पे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ता। बढ़ता ज़रूर है पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि हेलोजन वापस क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन होता तो है,
लेकिन रिएक्शंस जो हैं यानी अभिक्रियाएं जो है वो मंद होती हैं या हम के स्लो होती हैं, और उनको तेज़ करने के लिए यानी कि हमें उनको फास्ट कराने के लिए क्या करनी पड़ती है कि हमें कंडीशंस लेनी पड़ती हैं, जैसे कैटलिस्ट वगैरह डालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है हैलोजनीकरण। ठीक है, हैलोजन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन का यहाँ पर जो है अपने को मैकेनिज्म यानी कि उसकी क्रियाविधि नहीं समझाई है, लेकिन मैं आपको कल इसकी क्रियाविधि का एक जो है स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दूंगा कि होता क्या है इसमें। बेसिकली एक सबसे इसमें 3 पद होते हैं। सबसे पहला पद होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण जो है वो कैटलिस्ट के द्वारा होता है। देखिए ये जो Cl2 है ये इस FeCl3 निर्जल FeCl3 के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा Cl+, और ये FeCl3 कन्वर्ट हो जाएगा FeCl4- में। ठीक है, तो ये जो Cl+ है ये क्या बना, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण हो गया, यानी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और आपको मालूम है कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाएगा, और जहाँ भी जुड़ेगा वहाँ पर साथ में एक हाइड्रोजन है। वो हाइड्रोजन फिर तीसरे पद में क्या करता है, सेकंड पद में जुड़ेगा, तीसरे पद में क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है, और वो प्रोटॉन फिर जो FeCl4- बना था उसके साथ में क्रिया करता है, क्या बना देता है, FeCl3 वापस बना देगा, और जो H+ है वो Cl- के साथ मिलके HCl बना देगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो FeCl3 जैसा आपकी अभिक्रिया में भाग लिया था वैसा का वैसा वापस मिल जाता है। वही हम कह रहे हैं कि ये क्या है, सिर्फ उत्प्रेरक है। ये क्या कर रहा है, इसका काम है सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करना, यानी अभिक्रिया को शुरू कराना। उत्प्रेरक है, उत्प्रेरित करता है अभिक्रिया को, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये है इसका मैकेनिज्म, 3 पदों में होता है। ये देखिए यहाँ पे हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रेडल-क्राफ्ट सारी अभिक्रियाएं, मैं किसी भी एक का जो है आपको मैकेनिज्म भेज दूंगा, लेकिन सबका मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि सबकी क्या है, एक जैसी है। ठीक है, किसी भी एक की पढ़ लो तो वो सबकी समझ में आ जाती है। खैर अपन देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि जो हैलोजनीकरण में क्या है कि हैलोजन क्लोरोबेंजीन है उसकी अभिक्रिया जो है Cl2 के साथ में कराई FeCl3 की उपस्थिति में, तो 2 उत्पाद बनेंगे। देखिए एक पैरा उत्पाद बनेगा और एक ऑर्थो उत्पाद बनेगा। ठीक है, इसमें से पैरा जो वाला जो है यानी 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन वो मुख्य उत्पाद है, और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो अल्प उत्पाद है। उसका कारण क्या है, इसके 2 कारण है। पहला तो ये क्या है, सममित है जिसकी वजह से, दूसरा ये क्या है कि स्थायी है। यहाँ पर दोनों क्लोरीन जो है वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर है, तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का प्रतिकर्षण नहीं होगा। अगर आप यहाँ देखें ऑर्थो के अंदर तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन दोनों पास पास हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और ये अधिक रूप स्थायी नहीं बन पाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट सब में लगेगा यानी चारों के अंदर। ऐसा ही है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में भी देखिए क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने कराई HNO3 से यानी नाइट्रिक अम्ल से, और यहाँ कराई है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ क्या है, एक उत्प्रेरक है। ठीक है, और रिएक्शन किसकी है, HNO3 की। तो ये HNO3 से जो है जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता है या इलेक्ट्रॉन रागी बनता है वो होता है NO2+, और वो NO2+ अटैक करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो देखिए क्या बनेगा, 1-क्लोरो-2 नाइट्रोबेंजीन और 1-क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन, वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बन गए। यहाँ पर भी जो 1-क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन है वो क्या है, मुख्य उत्पाद है, और 1-क्लोरो-2 नाइट्रोबेंजीन क्या है, वो अल्प उत्पाद है। कारण वही है कि एक तो ये सममित है, दूसरा प्रतिकर्षण नहीं होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। तीसरी जो रिएक्शन है वो है सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनीकरण में अगर हम देखें तो अभिक्रिया करवाई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की, और यहाँ पर उत्प्रेरक भी क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता है वो बनता है SO3H। SO3H का मतलब है सल्फोनिक जो ग्रुप होता है वो, और सल्फोनिक ग्रुप जाकर के जुड़ेगा कहाँ पर, एक ऑर्थो स्थिति पर और दूसरा पैरा स्थिति पर, और पैरा वाला ही क्या होगा, मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है, तो क्या किया है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराइए कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो 2-क्लोरोसल्फोनिक एसिड और 4-क्लोरोसल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट बन जाते हैं। उसके बाद में आते हैं अपन फ्रेडल-क्राफ्ट पे। देखिए फ्रेडल-क्राफ्ट मैंने कहा था 2 प्रकार की होती है, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। एल्किलीकरण में क्या होता है, एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया होती है, और एसिलीकरण में एसाइल क्लोराइड की अभिक्रिया होती है, एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया होती है। आप देखिए एल्किल क्लोराइड वही निर्जल AlCl3 है, इसके साथ में जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, AlCl4- बन जाएगा और CH3+। ये CH3+ जो है वो अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो स्थिति पे और पैरा स्थिति पे। तो देखो ऑर्थो स्थिति पे जुड़ेगा और पैरा स्थिति पे जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो वहीं आ रहा है। तो ये बनेगा 1-क्लोरोमेथिल और ये बनेगा 1-क्लोरो-4-मेथिल। ये है 1-क्लोरो-2-मेथिल, ये है 1-क्लोरो-4-मेथिल, और 1-क्लोरो-4-मेथिल जो है वो क्या है, मुख्य उत्पाद है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें एसिलीकरण,
तो एसिलीकरण में भी यही है कि CH3COCl जो है जब निर्जल AlCl3 के साथ अभिक्रिया करता है तो AlCl4 माइनस बनेगा और साथ में CH3CO प्लस ये बनेगा आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं, CH3CO प्लस। ये CH3CO प्लस जब अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे ऐसे जुड़ जाएगा और आप देखें तो ये क्या बन गया, कीटोन बन गया क्रियात्मक समूह, क्योंकि इधर भी R है और C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ अगर एल्किल या एरिल समूह हो, C डबल बॉन्ड O हो और उसके दोनों तरफ यानी दो वैलेंसियों पे R या एल्किल समूह या एरिल समूह लगे हों तो वो क्या होता है, कीटोन होता है। तो देखिए ये कीटोन बन गया, C डबल बॉन्ड O है, उसके एक तरफ R है और एक तरफ AR है, AR मतलब बेंजीन रिंग। यहाँ पर भी देखिए ये C डबल बॉन्ड O और इसके एक तरफ एल्किल ग्रुप CH3 और दूसरी तरफ AR ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग, ठीक है, फिनाइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं। तो ये कीटोन बन गया और कीटोन को हम क्या है, कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ऑन। तो ये देखिए इसका नाम है एसिटोफिनॉन, क्योंकि ये CH3 है ना, तो एसिटो इसकी वजह से आया तो एसिटोफिनॉन। और 2 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन और ये क्या है 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है। तो 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन मुख्य उत्पाद होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है फेरेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, ये आपको करने हैं, नहीं समझ में आए तो बताना, मैं आपको इनके आंसर्स जो है भेजूंगा, नहीं तो आप खुद करें, ठीक है। उसके बाद में है वुड्स या धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए धातुओं के साथ अभिक्रिया आपने एल्किल हैलाइड में भी करी थी, वहाँ करी थी हमने वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में हमने देखा था कि अगर 2 एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल या 2 एल्किल हैलाइड के अणु सोडियम के साथ में अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन बनता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि यहाँ पर देखिए फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया में क्या हो, वुड्स अभिक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड के अणु थे, यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है कि यहाँ पर है वही सोडियम के साथ ही अभिक्रिया है, लेकिन अब की बार एल्किल हैलाइड के 2 अणु ना लेकर के किसके लिए हैं, एरिल हैलाइड के, क्योंकि एरिल हैलाइड की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं हम। तो फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है कि जब 2 एरिल हैलाइड के अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है। देखिए ये 2NX निकल जाएगा और बेंजीन के 2 ये जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है, ये डाइफेनिल बन जाएगा 2NX, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। और एक होती है वुड्स फिटिंग। देखिए वुड्स में क्या थे, 2 एल्किल हैलाइड के अणु थे, फिटिंग में क्या है, 2 एरिल हैलाइड के अणु है। तो नाम से ही पता चल रहा है वुड्स फिटिंग का मतलब क्या हो गया कि एक एल्किल हैलाइड का अणु होगा वुड्स वाला और एक एरिल हैलाइड का अणु होगा फिटिंग वाला। देख लीजिए ये एक एल्किल हैलाइड का अणु, एक एरिल हैलाइड का अणु और साथ में सोडियम, ठीक है। तो जब दोनों मिक्स हो जाती हैं तो इन्हें बोला जाता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो एक एल्किल हैलाइड का अणु और एक एरिल हैलाइड का अणु सोडियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्किल एरीन देते हैं। एल्किल एरीन ही मिलेगा क्योंकि एल्किल ये रहा, एरीन ये रहा, तो एल्किल एरीन मिलेगा, है ना, और साथ में NX निकल जाता है। ये है धातुओं के साथ अभिक्रिया। उसके बाद में कुछ पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स या पॉलीहेलोजन यौगिक दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको लिखना है। जैसे डाइक्लोरोमेथेन है, मेथिलीन क्लोराइड बोलते हैं इसको, इसका उपयोग जो है वो क्या है, पेंट में, है ना, एरोसोल के रूप में काम में लिया जाता है, औषधियों में काम आता है ये, है ना। फिर बेसिकली क्या है, ये विलायक है और इससे क्या हानि होती है वो भी आपको लिखना है कि इससे मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचती है। इसकी थोड़ी सी मात्रा से ही आपको क्या हो जाती है, सुनने की, देखने की क्षमता जो है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। और इसके ज़्यादा प्रभाव हो तो चक्कर आने लगते हैं, मिचली आने यानी उल्टियाँ आने लगती हैं, हाथ पैर उंगलियों में जो है सनसनी या जड़ता आदि जो है वो क्या हो जाते हैं, लक्षण हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे अगर डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ गए हैं तो जलन होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये अगर आँखों के अंदर गिर जाए तो कॉर्निया को क्या कर सकता है, जला सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इसके बारे में लिखने हैं। ऐसे ही ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म क्या होता है, सूंघाते हैं जिससे निश्चेतक के रूप में इसको अपन काम में ले सकते हैं, है ना। और फ्रेयॉन के रूप में यानी ये ठंडा करने में भी काम आता है, R22 इसका नाम है ना, R22 के नाम से जो है ये मिलता है, ठीक है। शल्य चिकित्सा में काम आता है, लेकिन आजकल इसकी जगह ईथर या कुछ कम विषैले जो पदार्थ होते हैं वो इस्तेमाल करने लगे। ये विषैला क्यों हो जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता ये कब विषैला हो गया। क्लोरोफॉर्म जो है अगर रखा हुआ है तो नेचुरल सी बात है, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर है और ऑक्सीजन मिल गई है उसे, यानी सनलाइट की प्रेजेंस है और ऑक्सीजन मिल गई तो ये फॉस्जीन बना देता है, और फॉस्जीन एक विषैली गैस है जिसको सूंघने से इंसान की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस वजह से क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है।
तो इसके भी क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, वो आपको लिखने हैं। ठीक है। ऐसे ही आयोडोफॉर्म है। आयोडोफॉर्म आप जानते हैं एक एंटीसेप्टिक है। जो आयोडोफॉर्म जो टिंचर ऑफ आयोडीन है वहाँ पर काम में आता है मेनली। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका भी क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और फ्रेयॉन, फ्रेयॉन आप जानते हैं कि क्या है, एक प्रतिशक होता है ना, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो गैस भरी जाती है वो फ्रेयॉन होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसे हम। और अपने एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट इसी की वजह से है, जो ओजोन डिप्लीशन का कारण है। ओजोन में जो छेद हो रहा है उसका मेन कारण यही है। तो ये पढ़ें आप। और डीडीटी जो कि एक कीटनाशक है और उसका एक फार्मूला भी है ना, वो फार्मूला। तो ये जो 4-5 नाम हैं, है ना, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो आयोडोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि CCl4 और फ्रियॉन और डीडीटी, ये सब आप लोगों के लिए एक तरीके से होमवर्क है। आपको पढ़ना है और इसको जो है लिखना है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हों। आपके ग्रुप में आज ही मैसेज आए हैं कि आपको कॉपी सबमिट करानी है, होमवर्क कंप्लीट करना है। ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, इसका होमवर्क करें, क्वेश्चन आंसर्स करें। जिस क्वेश्चन आंसर्स में जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए वो पूछें मेरे से, मैं उनके जो है आपको आंसर सॉल्व करके और उसकी जो है फ़ोटो भेज दूंगा या PDF बना करके ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो आप जो है ले लेंगे। पूरे एक साथ नहीं भेज रहा हूँ, पहले जिनमें दिक्कत आएगी वही तो आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, जिनमें दिक्कत आए वो आप बताएं। ठीक है। तो अपना चैप्टर यहीं ये ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। ओके, थैंक यू।